पीओके की लाखों जनता सड़कों पर उतर चुकी है। मुनीर की सेना की गोलियों के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि पीओके की जनता और पाकिस्तानी सरकार के बीच यह पिछले 78 साल में सबसे बड़ा टकराव है। तो क्या पीओके की जनता अपनी जमीन को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से छुड़ा लेगी? मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि पीओके की जनता ने पहली बार पाकिस्तान के उस दावे को धुआं कर दिया है जिसके बारे में पाकिस्तान 78 सालों से गला फाड़कर चिल्लाता है। आप देखिए कि 1947 से ही पाकिस्तान पीओके को क्या कहकर आता है? आजाद कश्मीर। क्या कहता है? आजाद कश्मीर। लेकिन अब खुद पीओके की जनता और वहां के नेता लाउड स्पीकर पर बुलंद आवाज में दुनिया को बता रहे हैं, ना जी ना, ये ना तो आजाद कश्मीर है, ना ही विवादित इलाका है, ये पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। इस जमीन पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। यह बात पीओके के किसी आम आदमी ने नहीं कही है। पीओके के संगठन JAAC जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कद्दावर नेता सरदार अमन खान ने कही है। भारत 78 सालों से पाकिस्तान के कश्मीर वाले हिस्से को यही कह रहा है, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और अब यही बात पीओके भी कह रहा है, यानी पाकिस्तान की जनता ये सुन रही है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग कह रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। वो इसे आजाद कश्मीर का नाम देता है ताकि दुनिया उसे यह ना कह सके कि पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान की यही चालाकी उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके को संवैधानिक रूप से अपने देश का 5वां राज्य घोषित नहीं किया है। ठीक है, पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 257 के मुताबिक पीओके पाकिस्तान का भौगोलिक हिस्सा नहीं है। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि जब जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करेंगे तब दोनों के बीच संबंधों का निर्धारण वहां की जनता की इच्छा के अनुसार कर दिया जाएगा। इसीलिए पीओके को पाकिस्तान के 4 मुख्य राज्य कौन कौन से हैं? एक तो पंजाब है, एक सिंध है, एक खैबर पख्तूनख्वा है और एक बलूचिस्तान। ये 4 है और ये अघोषित है पीओके। इससे अलग रखा गया इन 4 राज्यों से। पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इसे AJK यानी आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है। कागजों पर इसे एक नॉमिनली सेल्फ गवर्निंग एंटिटी यानी नाम मात्र का स्वशासी क्षेत्र का दर्जा दे रखा है। पाकिस्तान ने यह सब दुनिया की आंखों में क्या फेंकने के लिए किया हुआ है? धूल। और बैकडोर से पीओके में चुनाव से लेकर सरकार के भीतर तक यह घुसपैठ कर चुका है। इसीलिए पीओके में किसी भी पार्टी की सरकार हो उसे इस्लामाबाद की कठपुतली कहा जाता है। पीओके में पाक की चुनावी मक्कारी क्या है, आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं। पीओके विधानसभा की कुल सीटें, अच्छा मैं बोर्ड बाबू पर आपको समझाने की कोशिश करती हूं। पीओके में जो पाकिस्तान है ना उसकी मक्कारी समझिए आप। क्या मक्कारी है? 2 हिस्सों में करके बताते हैं। देखिए किया क्या है, पीओके की विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? कुल सीटें हैं 53। इसको ध्यान रखिएगा, कुल सीटें हैं 53। ठीक है, इसमें से जो 45 सीटें हैं उस पर सीधा चुनाव होता है। कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 45 सीटों पर चुनाव होता है। यहां पर चुनाव होता है। बाकी जो है छोड़ रखी है। कौन से वाले कश्मीर के लिए? जो हमारा कश्मीर है। ठीक है, अब ये 2 कॉलम जो है इसमें आप उसका पूरा खेल समझ जाएंगे। इन 45 में से 12 सीटें उसने क्या कर दी? आरक्षित कर दी है। ये जो ये रिजर्व सीट आप समझिए कौन सी है? 12 सीटों को रिजर्व कर दिया है। ये 12 सीटें पीओके के उन नागरिकों के लिए रिजर्व हैं जो कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसे हुए हैं, यहां नहीं रहते हैं। ठीक है, और एक जो बाकी सीटें जो बचती हैं वो कितनी हुई? वो हुई 33 सीटें।
33 सीटें हो गई स्थानीय, यानी जो वहां पर लोग रहते हैं। स्थानीयों के लिए तो इन्होंने कर दी 33 सीटें, रिजर्व सीट कर दी 12। ठीक है, ये 12 सीटें पीओके के उन नागरिकों के लिए है जो कहां रहते हैं, अलग अलग इलाकों में रहते हैं। अब ये जो JAAC है ना, जिसके बारे में आपको बता रही थी, उसका ये आरोप है कि लगभग 4,36,000 बाहरी शरणार्थी मतदाताओं के लिए कितनी सीटें हैं, 12 सीटें। कितने लोगों पर है, 4,36,000। ठीक है, ये वोटर हैं, 4,36,000। ये सारे के सारे वोटर हैं यहां पर। इनके लिए कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। ठीक है, अब आप इस वाले इलाके में आ जाइए। ये कितने हैं, 33 सीटों के लिए वोटर कितने हैं, 33 लाख। ठीक है, नहीं 33 लाख। 33 लाख स्थानीय लोगों के पास कितनी सीटें हैं, 33 सीटें हैं। और 4,36,000 वोटर के पास कितनी है, 12 सीटें हैं। अब अगर आप इसका परसेंटेज निकालने जाएंगे, 1 लाख वोटर पर केवल 1 सीट आवंटित की जा रही है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए, पीओके में रह रही जनता के लिए 1 लाख वोटरों पर केवल 1 सीट। ठीक है, 88% वोटर्स के लिए 33, मतलब इसका जब आंकड़ा निकालेंगे तो कितना आएगा, 88%। 88% ये वोटर्स हैं सारे के सारे, उनके लिए 88% वोटर्स देंगे ये। और यहां पर आप लेकर आएंगे तो ये कितने हो गए, ये हो गए 12%। ठीक है, तो आपको यहां पर खेल नजर नहीं आ रहा है। 88% वोटर के लिए केवल 33 सीटें दी गई है, जबकि पीओके के बाहरी शरणार्थियों के लिए 36,333 वोटरों पर 1 सीट है। यानी 12% वोटरों के लिए कितनी सीटें हो गई, 12 सीटें। 12% वोटर के लिए 12 सीटें हो गई ना धांधली। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया हमारे साथ ऐसा खेल क्यों, हमारा रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों, हमें इतनी कम सीटें क्यों, जबकि जो यहां नहीं रह रहे हैं उनको तो आप 12% पर 12 सीटें दे रहे हैं। और यही सारा खेल है। इसीलिए पीओके की जनता जो है इसे बड़ी नाइंसाफी बता रही है। इसके बाद भी पाकिस्तान की मक्कारी आप देखिए। पीओके में चुनाव तो सिर्फ दिखावा है, क्योंकि पीओके के सभी अहम फैसले तो आजाद जम्मू और कश्मीर काउंसिल लेती है। इस काउंसिल का हेड पता है कौन है, गैस कर सकते हैं? इस काउंसिल का हेड पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। यानी मुजफ्फराबाद में पीओके की जो चुनी हुई सरकार बैठती है वो चुनी हुई है ही नहीं। चुनी हुई सरकार इस काउंसिल के अधीन काम करती है, और काउंसिल का हेड कौन हुआ, पाकिस्तान का पीएम। इसीलिए अब JAAC ये मांग कर रही है कि अगर पाकिस्तान सरकार संविधान में संशोधन नहीं करती है तो इस बार पीओके में चुनाव नहीं होगा। यानी 27 जुलाई को पीओके में कुछ बड़ा हो सकता है। तारीख क्या है, 27 जुलाई, क्योंकि अब पाकिस्तान की पकड़ पीओके पर पहले जैसी रही नहीं। विद्रोह की आवाज बुलंद है, वहां की जनता गुलामी की जिंदगी जीने से इनकार कर रही है। पीओके में पाकिस्तान के जुल्म का जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक कविता में किया था। सुनाऊं? सुन लीजिए। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। आजादी पर्व मनाएंगे, और वो 15 अगस्त वाली होगी। पाठशाला में अब ईरान युद्ध पर बुरी तरह फंस गए राष्ट्रपति ट्रंप की क्लास। इजराइल को खैरात बांटने को लेकर ट्रंप के संसद में सांसद ही ट्रंप के खिलाफ हो गए।
आसान भाषा में कहा जाए तो ये ट्रंप के सामने लेने के देने पड़ गई वाली सिचुएशन आ गई है। अमेरिका की संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टी के कई सांसद ये चाहते हैं कि ईरान युद्ध को लेकर जो मदद इजराइल को दी जा रही है उसे रोक दिया जाए ताकि तबाही का ये खेल फौरन खत्म हो जाए। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। इनका भी मानना है कि ट्रंप और नेतन्याहू की इस पार्टनरशिप के चक्कर में अमेरिका का पैसा बर्बाद हो रहा है। इस पैसे का इस्तेमाल अगर अमेरिका की तरक्की में खर्च किया जाए तो पूरे देश का कुछ और भला हो जाए, लेकिन ट्रंप हैं जो दोनों हाथों से युद्ध पर पैसा लुटाए चले जा रहे हैं। इस युद्ध में ईरान पर मिसाइल और इजराइल पर डॉलर बरसाते जा रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि अमेरिका में इसे लेकर इस वक्त माहौल क्या है। अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया गया है। इसमें इजराइल को जो सैन्य सहायता है उसे रोकने का प्रस्ताव है। इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका हर साल इजराइल को लगभग 3.3 अरब डॉलर की सैन्य मदद देता है, वो बंद कर दे। इस रुपए में अगर देखा जाए तो ये करीब, इसे रुपए में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये हो जाता है करीब 28,000 करोड़ रुपए। कितना? 28,000 करोड़ रुपए। इसमें आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिलने वाली रकम भी शामिल है। इन अमेरिकी सांसदों को यह लगता है कि पहले ही इस युद्ध में अमेरिका बहुत पैसा बर्बाद कर चुका है, हासिल महफिल कुछ है नहीं। ऐसे में अब युद्ध के नाम पर पैसा बर्बाद करना बेवकूफी है, ये सांसद मान रहे हैं। अमेरिका के सांसद और जनता इस बात से भी नाराज है कि जो ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की मदद को लेकर सवाल खड़े किया करते थे, अब ईरान युद्ध में अमेरिका की तिजोरी से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, तिजोरी खाली कर रहे हैं और सामने वाले की झोली में डाल रहे हैं। ट्रंप की इस दोहरी नीति के बारे में आप समझिए। 2024 में ट्रंप ने कहा था, हम यूक्रेन के अरबों खरबों डॉलर दे देकर परेशान हो गए हैं, जबकि अमेरिका में सड़कें टूट रही हैं। यह पैसा हमें अपने देश पर खर्च करना चाहिए। ये वही ट्रंप है। और पिछले साल मार्च में इजराइल को क्या देते हैं? ये 34,400 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता। इस मदद को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने आपातकालीन अधिकारों का भी इस्तेमाल किया। 2024 में जो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया करते थे, हम यूक्रेन का अंतहीन युद्ध नहीं लड़ेंगे जो कहते थे, यूक्रेन के लिए अब बिना किसी शर्त ब्लैक चेक और ब्लैंक चेक नहीं दिया जाएगा जो कहते थे, पद संभालते ही इजराइल को करीब 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार देने में मदद करते थे। यह है ट्रंप का उल्टा चश्मा। अमेरिका का जो पैसा यूक्रेन युद्ध में वेस्ट ऑफ मनी था, वो अब ईरान युद्ध में इजराइल के लिए वैल्यू फॉर मनी है। यही कारण है कि अमेरिका के सांसद इस मदद का विरोध कर रहे हैं। इजराइल की सैन्य मदद को लेकर ट्रंप की मनमानी के खिलाफ अमेरिका के सांसद एकजुट हो रहे हैं। मैडम भी, यह प्रस्ताव अमेरिका की दोनों ही पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों ही पार्टियों के सांसदों ने मिलकर इसे पेश किया है। एक तरफ ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद थॉमस मैसी है, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये इल्हान उमर जी हैं और रो खन्ना है। रो खन्ना भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसद हैं जिन्होंने प्रस्ताव को तैयार किया है, जबकि इल्हान उमर अमेरिका की इकलौती मुस्लिम सांसद है जिन्होंने ऐलान किया है कि वो इजराइल की सैन्य मदद के खिलाफ संसद में वोट करेंगी। इनका मैटर तो मामला ही दूसरा है, आप भी जानते हैं। इल्हान उमर अपनी पोस्ट में लिख रही है, ये बहुत शर्मनाक है कि हम अब भी इस नरसंहार और रंगभेद करने वाले शासन को वित्तीय सहायता देते रहे। हमारे टैक्स के पैसे को लगातार इस्तेमाल किया जाना अमानवीय और अस्वीकार्य है। मैं इसके पक्ष में मतदान करूंगी। सांसद इल्हान उमर, रो खन्ना दोनों पार्टियों के सांसदों से अपील कर रहे हैं कि अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे को युद्ध की आग में झोंकने की बजाय उसे देश की जरूरतों पर खर्च कर दिया जाए। अब यह भी देखिए कि इजराइल की सैन्य मदद के नाम पर अमेरिका किस तरह से अपना खजाना खाली करता आ रहा है, जबकि अमेरिका इस समय आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। 75 सालों में पिछले अमेरिका जो है इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन शुरुआत में यह मदद सिर्फ जरूरत की चीजों और विकास कार्यों के लिए थी। फिर बाद में क्या हुआ, हथियारों की मदद भी शुरू हो गई।
अमेरिका ने बड़ी प्लानिंग के साथ इजराइल को पहले रोटी कपड़ा मकान की मदद की, फिर गन, बारूद, बम, मिसाइल, सबके लिए पैसा पकड़ा दिया। अमेरिका के फॉरेन एड यानी विदेशी सहायता डेटाबेस के मुताबिक 1951 से अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन शुरुआत में यह मदद पूरी तरह से आर्थिक थी, जैसा मैं आपको बता रही थी। 1961 तक इजराइल को बुनियादी जरूरतों के लिए हर साल $0.5 बिलियन की मदद दी गई। 1971 में पहली बार सैन्य मदद के नाम पर यह रकम बढ़ी और यह लगभग $3.25 बिलियन पर पहुंच गई। साल 1974 तक यौम किपुर युद्ध के बाद सैन्य सहायता को बढ़ाकर $12.45 बिलियन कर दिया। फिर 2008 के बाद अमेरिका ने इजराइल की आर्थिक सहायता करीब करीब खत्म कर ही दी, लेकिन सैन्य मदद जो है वो जारी रखी। और पिछले 75 सालों में अमेरिका इजराइल को करीब 25 लाख करोड़ रुपए की मदद कर चुका है। 72% इसमें सैन्य मदद है। अब आप सोचिए कितनी ताकत होती है गोला बारूद में। अमेरिका इजराइल को हथियार पर हथियार दिए जा रहा है, इजराइल इससे तबाही मचाया जा रहा है, खासकर वहां ईरान में। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका इजराइल के हाथों में बंदूक क्यों थमा रहा है। 1950 के दशक में रूस की अगुवाई वाले सोवियत संघ ने अरब देशों को हथियार और समर्थन दिया था। इसके बदले में अमेरिका ने काउंटर बैलेंस के रूप में इजराइल की मदद शुरू कर दी और धीरे धीरे यह मदद बढ़ती चली गई। अभी बताया कैसे। इजराइल का इस्तेमाल अरब देशों के खिलाफ अमेरिका बढ़ाता चला गया। आज भी अमेरिका हर साल इजराइल की बड़ी सैन्य मदद इसीलिए करता है और वो चाहता है कि अभी भी ये होता रहे, लेकिन दोनों ही पार्टियों के सांसद कह रहे हैं अब नहीं होगा भैया। कल यानी 16 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। हर बार कहा जाता है 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु देश विदेश से पुरी पहुंचते हैं रथ खींचने, भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के दर्शन करने के लिए। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की पहचान सिर्फ रथ यात्रा नहीं बल्कि इससे जुड़े कई रहस्य भी है। आपको पता है, मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है और इसका एहसास होता है मंदिर के मुख्य पुजारी को। मंदिर में हर 12 से 19 साल के बीच मूर्ति बदलने की मान्यता है, जिसे कहते हैं नव कलेवर। आखिरी बार नव कलेवर हुआ था साल 2015 में। मूर्ति को बदलने का यह काम रात में होता है। इस दौरान पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, घुप अंधेरा। मंदिर परिसर में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है, दीपक भी शांत कर दिए जाते हैं। परंपरा के मुताबिक मंदिर के सबसे प्रधान पुजारी आंखों पर रेशमी पट्टी बांधकर, हाथों में मोटे कपड़े लपेटकर पुरानी मूर्ति के सीने से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति के सीने में प्रतिष्ठित कर देते हैं। जिन पुजारियों ने यह काम किया है उनका कहना है कि उन्होंने कभी इस पदार्थ को देखा नहीं, लेकिन जब वो इसे हाथ में लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हृदय जैसी कोई चीज धड़क रही है। मान्यता है कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का हृदय है जो आज भी धड़कता है। इसमें असीम ऊर्जा होती है, इसीलिए इसे कोई सामान्य मानव अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकता। मान्यता है यही वजह है कि पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। कभी सोचा आपने, आध्यात्म, ईश्वरीय शक्ति और परंपरा का एक ऐसा अद्भुत मेला भी होता है इस देश में। जय जगन्नाथ। अब मुझे इजाजत दीजिए, घंटी बज गई है, आपसे मुझे इजाजत लेनी होगी। आप टाइम्स नाउ नव भारत देखते रहिए। 8:50 पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कहाँ? न्यूज की पाठशाला में। नमस्कार।